कौटिल्य एकेडमी। दोस्तों, आपकी तैयारी कैसी चल रही होगी? इसके लिए मेरे पास एक ही उत्तर है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि पटवारी बनना है तो हमें सिलेबस कंप्लीट करना होगा। उसी कड़ी में आज हिंदी के हम जो लेक्चर लेने जा रहे हैं वो लेक्चर रहेगा वर्णमाला के ऊपर, और वर्णमाला के अंदर स्वरों का वर्गीकरण आज हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पटवारी एग्जाम के अंदर 25 नंबर की आपकी हिंदी आने वाली है ना। सामान्य हिंदी संबंधित आपको 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वर्णमाला। और वर्णमाला के अंदर हम देखेंगे आज स्वरों का वर्गीकरण। क्या होती है वर्णमाला? वर्णमाला के अंदर स्वरों के प्रकार क्या हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, उसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यहां से बहुत ही टिपिकल टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये वो टॉपिक है जहां से आप क्या काम कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं अदर कॉम्पिटिटर से। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले वर्णमाला शुरू करने से पहले हम कुछ चीजों को समझते हैं कि आखिरकार मैं जो बोल रहा हूं वो क्या है। मैं जो बोल रहा हूं उसे आप अपने पेन की मदद से कागज पर लिख रहे हैं, वो क्या है ना। सबसे छोटी ध्वनि जो हम बोलते हैं वो क्या है? ठीक है, ध्वनियों का समूह जो सबसे छोटा होता है वो क्या है? तो कुछ शब्द यहां पर है, हम देखते हैं सबसे नीचे से शुरू करते हैं या फिर ऊपर से भी शुरू कर देते हैं। चलिए ऊपर से शुरू करते हैं, भाषा से ही शुरू करते हैं। ठीक है, मेरे साथ ध्यान दीजिएगा। यहां पर भाषा, भाषा को हम बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं पुराने लेक्चरों में कि भाषा क्या होती है। तो यहां पर विचार विनिमय का जो माध्यम होता है वही भाषा होती है, और भाषा जो है वो बनी हुई है भाष धातु से। भाष धातु, प्रश्न पहला ही बन जाएगा पटवारी के अंदर। क्या बनेगा कि भाषा जो है वो किस धातु, भाषा शब्द किस धातु शब्द से बना हुआ है? भाष से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बोलना। ठीक है, भाष धातु का अर्थ होता है बोलना। जो भाषा का निर्माण होता है, इस भाषा का निर्माण होता है वाक्यों के समूह से। तो वाक्यों के समूह से किसका निर्माण हो रहा है? भाषा का निर्माण हो रहा है। या फिर वाक्य क्या होते हैं? तो वाक्य होते हैं भाषा की सार्थक इकाई। जैसे भाषा की सार्थक इकाई का अर्थ यह है कि जिस पूरी कही गई बात का कोई एक पर्टिकुलर मतलब निकले, कुछ रीजन निकले, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में यहां पे हम ले रखा है, राजा सिंहासन पर बैठा है। समझ में आ रहा है कि राजा कहां पर बैठा हुआ है? सिंहासन पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होगी? भाषा की सार्थक इकाई। प्रश्न बन जाएगा पटवारी के अंदर, भाषा की सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? तो भाषा की सार्थक इकाई को कहा जाता है वाक्य। वाक्य से छोटी जो इकाई होती है उसे हम कहते हैं उपवाक्य। वाक्य से छोटी इकाई को उपवाक्य कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि दो या दो से अधिक उपवाक्य मिलकर के एक वाक्य बनाएंगे। जैसे कि यदि कहा जाए, इस जो सेंटेंस जो लिखा हुआ है ना, धीरे धीरे चलना क्योंकि सतह चिकनी है, यहां पर दो आपको क्या दिखाई देंगे? यहां पर उपवाक्य दिखाई देंगे। कौन कौन से? एक तो आपका हो गया धीरे धीरे चलना, ठीक है, नंबर 1 आपका उपवाक्य। नंबर 2 जो है क्योंकि सतह चिकनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है? यहां पर दो हमें अधूरे वाक्य थे, यानी कि उपवाक्य धीरे धीरे चलना और क्योंकि सतह चिकनी है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं पदबंध की। पदबंध, पदबंध यानी कि क्या होता है? इसे हम वाक्यांश भी कहते हैं। पदबंध का आखिरकार अर्थ है कि जो दो पद, देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है? पद लिखा हुआ है यानी कि शब्द, और पदबंध का अर्थ यानी बंध यानी क्या होता है? बांधना। दो शब्द जब बंध करके कुछ एक निश्चित अर्थ का बोध कराएं तो हमें क्या कहते हैं? उसे वाक्यांश कहते हैं। ये क्या होती है? उपवाक्य से छोटी इकाई होती है, और सबसे छोटी है क्या है? व्याकरणिक इकाई है। जैसे कि धीरे धीरे चलना, यहां पर धीरे धीरे क्या है? दो पद है आपके, वो जुड़ रहे हैं, माता पिता हो सकते हैं। इस प्रकार से दो शब्द जो आ जाएं तो वो क्या? पदबंध कहलाते हैं। यानी दो शब्दों का जो योग होता है वो किसी विशेष अर्थ को दर्शाए, वो आपका कहलाता है क्या? पदबंध या फिर वाक्यांश। पद की बात है, पद मतलब होता है कोई एक शब्द जो कि आपको निश्चित अर्थ का बोध कराए। पदबंध से छोटी इकाई और सार्थक शब्द का प्रयोग जब वाक्यों में होता है। ये सेंटेंस याद रख लेना, पटवारी एग्जाम में आएगा। क्या आएगा?
सार्थक शब्द का प्रयोग जब वाक्य में होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ऐसे हम जब कहीं पे शब्द लिखा हो, जैसे ही मान लो ये है, ये क्या हो जाएगा? मोर, पंखा, राजा, ये शब्द कहलाएंगे। लेकिन ये राजा शब्द यदि अगर किसी वाक्य में यहां पर आ गया तब ये राजा ये क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। समझ में आ रहा है क्या? इंडिविजुअल यदि अगर कहीं पर शब्द लिखा हुआ है अलग अलग तो शब्द कहलाएगा। जब शब्द का हम वाक्य में प्रयोग कर देंगे तो क्या कहलाने लगेगा? पद कहलाने लगेगा। पद की रचना किससे मिलकर बनी होती है? अक्षरों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अक्षरों से मिलकर बनी होती है। और ये जो अक्षर है ये क्या है? सबसे छोटी मौखिक इकाई है। यानी कि मुख से यदि सबसे छोटी ध्वनि कुछ निकल सकती है तो वो क्या है? अक्षर है। अक्षर ये आपके सामने लिखे हुए हैं। इसके अलावा ये उदाहरण के रूप में है, बहुत सारे आपके क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। ठीक है, अक्षरों की जो रचना होती है, अक्षरों का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? प्रश्न है आपका, अक्षरों का निर्माण किससे होगा? वर्ण से होगा। अब वर्ण क्या होते हैं? वर्ण वे होते हैं जो सबसे छोटी क्या होती है? लिखित इकाई होती है। सबसे छोटी लिखित इकाई होती है, क्या होती है? वो कहलाती है आपकी वर्ण। सबसे छोटी, का में हलंत आ, ई, ख, इसमें आ नहीं है। अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे स्वर और व्यंजन के बारे में। अभी देखिए वर्ण क्या होता है? अक्षर से छोटी इकाई है। और सबसे छोटी कैसी लिखित इकाई है? क्वेश्चन यही बनेगा। सबसे छोटी लिखित इकाई होती है वर्ण, जबकि सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है अक्षर। क्लियर? ठीक है। और एक और बात बनेगी, वर्ण से संबंधित क्वेश्चन क्या बनेगा? वह मूल ध्वनि है। कौन? वर्ण, जिसके हम क्या नहीं कर सकते? खंड नहीं कर सकते। जब संधि विच्छेद पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि वर्णों का खंड क्यों नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वर्ण क्या है? जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। आ है, अब आ को और कितने टुकड़े में तोड़ सकते हो? ई को टुकड़े में तोड़ सकते हैं क्या? खा में हलंत लगा हुआ, यानी कि यहां पर स्वर की अनुपस्थिति है, तो इसे भी हम टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। तो अब क्या क्वेश्चन बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि वह सबसे छोटी लिखित इकाई जिसे हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ठीक है, बात करते हैं वर्ण और ध्वनि लगभग एक ही चीज है। क्या है? वर्ण और ध्वनि लगभग एक ही चीज है, क्योंकि वर्ण की बात करें तो हम एक तो क्या है? छोटी लिखित इकाई है। और ध्वनि जो है, हम जो वर्ण की ध्वनि उच्चारित कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? ध्वनि कहेंगे, है ना। मुख से उच्चारित होने वाली जो इकाई होती है उसे हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि को ही हमने दो भागों में बांट दिया है। एक तो स्वर में बांटा है, एक किस में बांट दिया है? व्यंजन में बांटा है। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, चलें आगे। वर्णमाला, जिसका आपको इंतजार था, है ना। वर्णमाला से यकीन मानिए हर एक आपका एग्जाम 15 मार्च के बाद किसी भी शिफ्ट में किसी भी दिन हो, प्रतिदिन लगभग 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन के आसपास आपको, मैंने कि सुबह की पाली में जो एग्जाम होगा उसमें 2-3 क्वेश्चन, शाम को 2-3 क्वेश्चन, यानी कि हम मान के चलें कि आपके पेपर के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन यहीं से वर्णमाला वाले चैप्टर से आएंगे। कैसे आएंगे? उनमें से क्या क्या आ सकता है वो देखते हैं। वर्णमाला क्या होती है? पहली तो परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कि वर्णमाला क्या होती है। तो क्या होती है वर्णमाला? वर्णों का व्यवस्थित समूह कहलाता है वर्णमाला। अभी हमने देखा वर्ण क्या है, वर्ण समझा, तो उन्हीं वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? आपका वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, यहां पर आधार बनाएंगे क्या? उच्चारण। उच्चारण के आधार पर हम जो बोलते हैं, उच्चारित करते हैं, इसके आधार पर कितने वर्ण हैं? 45 वर्ण हैं। इन 45, अब क्वेश्चन बनेगा क्या? उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 45 है। यहां पर जो 45 वर्ण संख्या है उसमें से 10 तो आपके स्वर हैं और 35 क्या हो जाएंगे? व्यंजन हो जाएंगे। कंप्लीट। चलिए, यहां पर उच्चारण था, यहां पर आधार बनाएंगे लेखन को। लिखने के आधार पर जो 52 वर्णों की संकल्पना आप हमेशा बोलते हो ना, हिंदी के अंदर 52 वर्ण है, तो किसके आधार पर है? लेखन के आधार पर है। तो लेखन के आधार पर कितने वर्ण है हमारे पास? 52 वर्ण है, जिसमें से क्या है? 13 तो स्वर है। चेंज हो गया, याद रखना,
आगे सब समझाने वाले हैं कैसे वर्ण 13, कैसे स्वर 13 होंगे, कैसे 10 होंगे, कैसे स्वर 11 होंगे। ठीक है, तो 13 तो क्या आ जाएंगे जो आपके 52 में 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 जो है संयुक्त व्यंजन होंगे। ठीक है, 4 कैसे होंगे संयुक्त व्यंजन, कौन कौन से होते हैं आगे पढ़ने वाले। स्वरों की सामान्य सर्वमान्य संख्या, यानी कि जहां पर सभी व्यक्ति मानते हैं, सभी विद्वान मानते हैं, सर्वमान्य संख्या कितनी है 11 है, जबकि उच्चारण के आधार पर 10 है और लेखन के आधार पर कितनी है 13 है। व्यंजनों की सामान्य सर्वमान्य संख्या कितनी है 39 है। व्यंजनों की मानक संख्या की मैं बात करूं कि मानक रूप से आखिरकार कितने व्यंजन हैं, जो कि मूल रूप से व्यंजन है, ना तो संयुक्त है ना किसी प्रकार के द्विगुण व्यंजन है, वो कैसे हैं मानक है अपने आप में, उनकी संख्या कितनी है 33 है। याद रहेगा व्यंजनों की मानक संख्या 33। स्वरों की मानक संख्या की बात आ जाए तो कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। क्लियर हुआ, जितनी लाइन स्लाइड में है उतने क्वेश्चन या उससे अधिक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं स्वर की। ठीक है, स्वर, स्वरों की बात की जाए तो स्वर कौन कौन से होते हैं। स्वरों की बात की जाए तो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि की ऋ और ए और ऐ, ओ, औ, अम, आहा। ठीक है, ये तो हमने क्या देखे स्वर देखे, सभी को पता भी है, बचपन से 12 कड़ी पढ़ते आ रहे हैं, है ना, तो ये तो हमें क्या पता होगा कि स्वर है। तो हम जो बात करते हैं कि आखिरकार इसमें से मूल स्वर कौन कौन से, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे भी स्वरों के वर्गीकरण में। तो ये तो हो गए आपके कितने 11, है ना, ये जो दो अलग से चमक भी रहे हैं ना, ये दो अलग से, इनको भी विशेष रूप से पढ़ने वाले। तो 11 तो हो गए यहां से यहां तक, 2 इनकी संख्या हो गई, कितने हो गए टोटल 13। तो ये हो गए हमारे पास में स्वरों की संख्या कितनी 13, किसके आधार पर लेखन के आधार पर, उच्चारण के आधार पर 10 और मानक रूप से कितने 11। आंसर क्या लगाना है, मानक रूप से 11, लेखन के आधार पर 13। ठीक है, चलिए व्यंजनों के वर्गीकरण की छोटी छोटी सी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कितने बनाना है 52 वर्ण बनाना है। तो व्यंजन की हम बात कर लेते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के हैं, व्यंजन जो प्रकार हैं वो हैं आपके यहां पर 39 आपके जो है व्यंजन दिए गए, कैसे दिए गए उसको समझते हैं। का वर्ग के अंदर जो व्यंजन, इसको हम चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, है ना, ये हैं आपके वर्गीय व्यंजन। इनको क्या कहते हैं वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं वर्गीय व्यंजन, क्योंकि ये वर्ग में है, किसके वर्ग में है 5 के वर्ग में है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके वर्गीय व्यंजन। ओके, क्लियर हुआ। वर्गीय व्यंजन में सबसे पहला जो वर्ग है वो वर्ग है का वर्ग। का वर्ग के अंदर 5 यहां पर देखने को मिलेंगे, का, खा, गा, घा, इंगा। ठीक है, चा वर्ग के अंदर चा, छा, जा, झा, आ। ठीक है, इसका टा वर्ग की बात करें तो टा, ठा, डा, ढा। अब यहां पर क्या है, ये 2 है और ना, इनकी लिखावट के आधार पर ये द्विगुण व्यंजन है, यानी कि ये यदि हम इसका उच्चारण करेंगे तो क्या होगा पेड़ ड। ठीक है, और यहां पर हम उच्चारण करेंगे तो इसका ड़, पेड़, ये भी क्या होते हैं स्पेशल व्यंजन, इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। यहां पर ढक्कन और यहां पर ढक्कन, समझ में आया। इस प्रकार से हम इनका उच्चारण करेंगे। यहां पर अणावान का ता वर्ग के अंदर ता, था, दा, था, ना, और पा वर्ग की बात करें तो पाफा, बाभा, मा। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। डिटेल में चर्चा करेंगे इनके आगे। तो यहां पर कितने हो गए 25 तो आपके वर्गीय व्यंजन। द्विगुण व्यंजन 2 अलग से हैं, कितने हो गए ये टोटल आपके 27 हो गए। अब प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न ये बनेगा कि वर्गीय व्यंजनों के साथ में द्विगुण व्यंजनों की संख्या को जोड़ने पर व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी 27। क्लियर, चलिए
अब यहाँ पर कुछ अंतस्थ व्यंजन होते हैं, व्यंजनों के वर्गीकरण डिटेल में पढ़ेंगे कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। 4 होते हैं आपके क्या अंतस्थ व्यंजन। प्रश्न डायरेक्ट बनेगा अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन सी? या, रा, ला, वा घोंट करके पी जाना है। क्लियर। इसके बाद में ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है? श, श, स और हा, यानी कि 4 ये हो गए। ठीक है, 4 और 4 8 और यहां पर 25 और 8 कितने हो गए आपके? 25 8 कितने हुए? 33 33 हो गए। ठीक है, 33 के अंदर हम 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन का क्या अर्थ है? ये आपस में व्यंजनों के योग से बने हुए कुछ व्यंजन हैं। जैसे कि छतरी वाले छा की हम बात करें, प्रश्न यही बनेगा, छतरी वाले छा का निर्माण निम्नलिखित 2 व्यंजनों से हुआ है। कौन कौन से? आधा का और शा से। त्र जो है इसका निर्माण आधा ता और रा से हुआ है, जबकि ज्ञा सबसे अधिक पूछे जाने वाला प्रश्न यही है कि जो ज्ञा ज्ञानी वाला आप बोलते हैं इसका निर्माण किससे हुआ है? एक तो है आपका आधा जा और आधा, ये आधा नहीं है पूरा ही या है। ठीक है, ये वाला इससे मिलकर हुआ ज्ञा ज्ञानी का। और श्रेय की बात करें तो आधा क्या हो जाएगा इसमें? श और पूरा हो जाएगा रा। ठीक है, इससे मिलकर बना क्या आपका? श्रेय। तो यहां पर हम देखते हैं कि आपका टोटल जो संख्या हो जाएगी 52 किस प्रकार से हो जाएगी उसको देख लेते हैं। ठीक है, कितनी संख्या हुई हमारी टोटल? स्वर और व्यंजनों को हमने जब मिलाया टोटल कितनी संख्या हमें देखने को मिल रही है? 52। 52 किसके आधार पर? लेखन के आधार पर। क्लियर, कैसे हुई 52? चलिए अब बात करते हैं स्वरों के डिटेल वर्गीकरण की, कि आखिरकार जो हम स्वर बोलते हैं, अभी हमने 13 प्रकार के स्वर देखे लेखन के आधार पर, मानक रूप से 11, है ना। तो स्वरों का जो वर्गीकरण है, इससे पहले स्वर की परिभाषा क्या कहते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, यानी कि जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लगती हो, ऐसे वर्णों को क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाने वाले वर्ण क्या कहते हैं? वो कहलाते हैं स्वर। उच्चारण के आधार पर हम बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 10 स्वर हो जाएंगे। कौन कौन से हैं वो? यहां पर आ ई उ ए ओ औ। ठीक है, ये आपके 10 जो है वो उच्चारण के आधार पर है। ठीक है, चलिए स्वरों का वर्गीकरण हम करते हैं तो स्वरों के वर्गीकरण के कुछ आधार हैं। कौन कौन से आधार पर हम आगे वर्गीकरण देखने वाले हैं? तो नंबर पहले जो बात करते हैं वो है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। नंबर सेकंड जीभ के प्रयोग के आधार पर। नंबर थर्ड है मुख द्वार के खुलने के आधार पर। नंबर 4 होठों की स्थिति के आधार पर। नंबर 5 की बात करते हैं तो हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। ठीक है, घोषत्व के आधार पर। नंबर 6 आपका प्रकार होंगे। ये 6 जो है वो आधार रहेंगे आपके स्वरों के वर्गीकरण के। ठीक है, स्वरों के वर्गीकरण के 6 आपके आधार। चलिए डिटेल चर्चा करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण की बात की जाए तो उसमें पहला प्रकार है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, यानी कि हम जो बोलते हैं आखिरकार जो स्वर हम बोलेंगे उसके उच्चारण में कितना समय लगेगा, उसके आधार पर हमने 3 कैटेगरी में स्वरों को डिवाइड किया है। क्वेश्चन पहला यही बन गया। क्या बन गया? मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। कौन से? नंबर 1 है आपका ह्रस्व स्वर। ह्रस्व मतलब क्या? जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, यानी कि बहुत ही अल्प छोटा सा समय लगता है, जैसे कि अ ई उ। कैसे हैं ये? इनके उच्चारण में बहुत कम समय लग रहा है। अ ई उ, तो ये कैसे हो जाएंगे? आपके ह्रस्व स्वर हो जाएंगे। दीर्घ स्वर, यानी कि इनके जो ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जो समय लग रहा था उस समय से लगभग दुगना समय लगेगा, ऐसे स्वरों को हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। जैसे कि आ ई उ ए या ऐ ओ औ। क्लियर?
यहां पर जो समय लग रहा उससे दुगना समय दीर्घ स्वर में लगेगा, और दीर्घ स्वर में जितना समय लग रहा है उससे अधिक समय लगेगा प्लुत स्वर में। तो प्लुत स्वर में जैसे कि क्या है, दीर्घ स्वर से अधिक समय लगने वाला, ह्रस्व स्वर से लगभग 3 गुना समय लगेगा, और उससे भी अधिक भी लग सकता है। इन दोनों से अधिक लगेगा प्लुत स्वर में, जैसे कि हम नॉर्मल कहते हैं राम। अब मैं इसको खींच करके कहता हूं, क्या, राम। ठीक है, तो इसमें हम कैसे पढ़ेंगे, इस प्रकार खींच करके शब्द को बोला जाता है, राम। तो ये क्या हुआ, आपका प्लुत स्वर हुआ, है ना, यानी कि इनके उच्चारण में हमें अधिक समय लग रहा है। क्लियर? चलिए, ये तो हो गया मात्रा और उच्चारण काल के आधार पर। अब बात करते हैं सेकंड, हमारी जीभ के प्रयोग के आधार पर, यानी कि जो स्वर हम बोल रहे हैं वो स्वर जीभ के पीछे के भाग से हो रहा है, आगे के भाग से हो रहा है कि मध्य भाग से हो रहा है। इस आधार पर हमने स्वरों को कितने आधार पर बांटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका बन जाएगा, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। अग्र स्वर, अग्र स्वर यानी कि अब कहने की आवश्यकता नहीं है कि जीभ के आगे के भाग की सहायता से इन स्वरों को हम क्या करेंगे, उच्चारित करें। कौन कौन से हैं वो, छोटा ई, ए, आई। बोल करके देखिए ना, जब आप बोल करके देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमारे जीभ का कौन से भाग जो है इन स्वरों के उच्चारण में सहायता कर रहा है। ई जब बोलेंगे तो जीभ का अगला भाग, ये 4 स्वर जैसे ही बोलेंगे जीभ के अगला भाग हमारा क्या होगा, कार्यरत होगा। मध्य स्वरों में हम बात आते हैं, जब जैसे ही जो मध्य स्वर के अंदर यानी जीभ के मध्य भाग का हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि अ, जब भी हम छोटा अ बोलते हैं तो जीभ के मध्य भाग में क्या होता है, कुछ ना कुछ हलचल में होती है। ठीक है, पश्च स्वर की बात करो, जीभ के पीछे के भाग से हाँ इनका उच्चारण हो पाता है, जैसे कि अ, उ, औ और औ। ठीक है, इनका उच्चारण जीभ के कैसे होगा, पीछे के भाग से होगा। क्लियर हुआ जीभ के प्रयोग के आधार पर। अब बात करते हैं मुख के खुलने के आधार पर, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में आपका मुंह कैसा हो जाए, विवृत जैसा हो जाए, अर्ध विवृत हो जाए, अर्ध संवृत हो जाए। इसका मतलब क्या है, विवृत हो जाए यानी कि मुख द्वार पूरा खुलेगा, मुख द्वार पूरा खुलता है, इसके आधार पर जो चीजें हो जाएंगी उसमें सबसे पहले जो शब्द आएगा वो है आपका आ, और आ में क्या आ जाएगा, बड़ा आ। जैसे कि आ, इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो मुख द्वार है वो क्या हो रहा है, पूरा के पूरा खुल रहा है ना। कैसे खुल रहा है, आ यानी कि पूरा मुख द्वार खुलेगा इसमें। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अर्ध विवृत की। तो इसके अंदर जो मुख द्वार होता है वो कैसा बंद हो जाता है, आधा बंद हो जाता है, यानी कि आ में कैसा हो रहा है, पूरा मुख द्वार खुल रहा है, जबकि यहां पर अर्ध विवृत में आधा मुख द्वार खुलेगा या आधा बंद हो जाएगा, जैसे अ, ए और औ। ठीक है, इसके बाद हम बात करें अर्ध संवृत की। तो अर्ध संवृत में क्या होगा कि मुख लगभग आपका कैसा हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, कैसे बंद हो जाएगा, जो शब्द हैं आपके वो है ई, उ और बड़ा उ। इनमें जब आप इनका उच्चारण करोगे तो मुंह लगभग कैसा दिखता है, इसमें बंद होता है, जैसे ई, उ। तो इसमें लगभग समझ में नहीं आता कि मुंह खुला है कि बंद, लगभग ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि मुंह जो है वो कैसा हो चुका है, आपका बंद हो चुका है। ठीक, चलिए अब 4, 5 और 6 हमने देखी थी होठों की स्थिति के आधार पर। तो ओंठों की स्थिति यानी कि कैसी होगी, ओंठों की स्थिति ऐसी होना चाहिए कि या तो ओंठ आपके क्या होंगे, अवृत्तमुखी होंगे, यानी कि होंठ इसमें गोलाकार नहीं होंगे, जबकि वृत्तमुखी में आपके होंठ कैसे हो जाएंगे, बोलते टाइम गोलाकार हो जाएंगे। तो होंठ जो है गोलाकार नहीं होंगे, कब नहीं होंगे, जब ए के जब आप उच्चारण करेंगे तो तब क्या होगा, आपके होंठ आपको ऐसा लगेंगे कि ये अर्धवृत्त है, यानी कि पूर्ण रूप से गोल नहीं है, या फिर गोल ना होकर के किसी दूसरी संरचना का निर्माण कर रहे हैं। वृत्तमुखी में गोलाकार होंगे, जैसे कि उ, बड़ा उ, या फिर ओ, औ। तो इसमें आपका जो होंठ है वो कैसा हो जाएगा, वृत्तमुखी, यानी कि वृत्त के आकार का आपको बनता हुआ दिखाई देगा, जबकि यहां पे कुछ इस प्रकार से बनते हुए दिखाई देते हैं, है ना।
अब बात करते हैं पांचवें प्रकार की, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण में पांचवा प्रकार आपका है, क्या है वो पांचवा प्रकार? वो प्रकार ये है कि हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, यानी कि हवा जो है नाक और मुंह से एक साथ यदि अगर निकल जाएगी, एक साथ यदि निकल जाएगी तो हम उसे क्या कहेंगे? अलग अलग निकलेगी नाक और मुंह से, उसे हम क्या कहेंगे? देखिए, निरनुनासिक का अर्थ है हवा के केवल मुख से निकलेगी, मतलब हवा क्या होगी? केवल और केवल मुंह से जब निकलेगी तो हम उसे कहेंगे निरनुनासिक, है ना? क्या कहेंगे? निरनुनासिक, यानी कि केवल केवल कहां से निकल रही है? मुख से निकल रही है ना? ये कौन से शब्द है? ये आ और ई, ठीक है। आ और ई जो है ये क्या है? आपके मुख से, यानी कि एग्जाम्पल है इस प्रकार के शब्द जो केवल मुंह के इस्तेमाल से निकलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? निरनुनासिक। जिनका उच्चारण मुख और नाक दोनों के संयुक्त इस्तेमाल से निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक, ठीक है। अनुनासिक मुंह और नाक दोनों के इस्तेमाल से निकलेंगे। यहां पर प्रश्न बन जाएगा आपका अनुनासिक और निरनुनासिक से, तो इसे जिनके ऊपर चंद्रबिंदी या फिर आपको अनुस्वार देखने को मिल जाए वो क्या हो जाएंगे? आपके अनुनासिक शब्द हो जाएंगे, अनुनासिक वर्ण हो जाएंगे, ठीक है। घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार का मतलब ये है, घोषत्व के आधार का अर्थ ये होता है कि घोष यानी होता है कंपन। हम जो भी स्वर का उच्चारण कर रहे हैं उस स्वर के उच्चारण में कंपन कहां हो रहा है ना? या फिर किसी के उच्चारण में कंपन हो भी रहा है कि किसी के उच्चारण में कंपन नहीं हो रहा है। तो घोष के आधार की हम बात करें तो स्वर तंत्रियों में कंपन की बात करें तो सभी स्वर, जितने भी स्वरों का हम उच्चारण करते हैं उन सारे स्वरों में क्या होता है? आपका कंपन होता है। तो सभी स्वर क्या है? घोष स्वर है, ठीक। चलिए, स्वरों का वर्गीकरण ये आपका स्पेशल सातवां प्रकार है ना। अब 6 के प्रकार की बात हमने शुरुआत में की। एक और बोनस के पॉइंट में आपको बता देता हूं, स्वरों का वर्गीकरण किसके आधार पर? कामता प्रसाद गुरु के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया। कौन कौन से दो स्वर हैं आपके? एक स्वर तो है आपका मूल स्वर और एक स्वर जो है वो है आपका संधि स्वर, ठीक है। मूल स्वरों की हम बात करें तो यानी कि वे स्वर जिनकी रचना कैसी है? मूल है, अपने आप में स्वतंत्र हैं। कौन? अपने आप में स्वतंत्र हैं, इनका निर्माण किसी दूसरे स्वर के सम्मेलन से नहीं हुआ है। कौन कौन से ऐसे हैं? तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार चार जो हैं वो कौन है? स्वतंत्र या फिर मूल स्वर हैं। छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि के जो ऋ है ना, ये क्या है? मूल स्वर है। क्वेश्चन यहीं पर बनने वाला है कि ऋषि का ये जो र है ये मूल स्वर है या नहीं है, फिर किसके अनुसार है? इन निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर नहीं है? उसमें ये भी होगा, एक कोई दूसरा स्वर होगा, है ना। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो 4 है। ओके, अब बात करते हैं संधि स्वर की। संधि स्वर, संधि का डिटेल में अध्ययन करेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो संधि स्वर यानी कि दीर्घ स्वर इसके अंदर होते हैं और संयुक्त स्वर होते हैं। संधि स्वरों को दो भागों में बांटा गया, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। जबकि दीर्घ स्वर का अर्थ यह है कि जो समान स्वरों के योग से मिलकर बना होता है, जैसे कि छोटा आ और छोटा आ के संयोग से क्या मिलकर बना? बड़ा। छोटी ई के संयोग से जो मिलकर बनी बड़ी ई, और छोटा ऊ के संयोग से जो मिलकर बना वो क्या मिलकर बना? बड़ा ऊ। यानी कि हमें यहाँ पर सजातीय देखने को मिल रही है, स्वरों के अंदर सजातीयता देखने को मिल रही है। तो दीर्घ स्वर वे स्वर होंगे जो समान स्वरों के योग से बने हैं, जबकि संयुक्त स्वर असमान स्वरों के योग से मिलकर बने होंगे। जैसे कि बात की जाए ए, तो ए का जो उपयोग या फिर जो निर्माण हुआ है वो मिलकर बना है आ से, छोटा आ और छोटी ई से। बोल करके देखिए, ए आ ई एक साथ बोलेंगे तो ए, ठीक है। इसके बाद में
ए की जो निर्माण है ए एनक के, तो आ के साथ में ये जो ए है इसका निर्माण हुआ तब हमें ए ही देखने को मिला। इसके बाद बात करें ओ की, तो ओ का निर्माण आ और ऊ के साथ में, जबकि औ का निर्माण अ के साथ में ओ का उच्चारण करने पर हमें औ देखने को मिलता है। क्लियर हुआ। नीचे जब आपके ऑप्शंस रहेंगे उन ऑप्शंस में से हो सकता है कि बहुत सारे ऑप्शंस आपको इस कैटेगरी में देखने को मिले, उनमें से आपका क्वेश्चन बन जाए कि निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है। 3 आपके ऑप्शन संयुक्त स्वर के रहेंगे, एक आपका ऑप्शन हो सकता है कि दीर्घ स्वर का रहे। तो क्वेश्चन घुमा फिराकर भी आपके यहां से बन सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें यह करना है कि विशेष रूप से ध्यान देना है स्वरों के वर्गीकरण पर। ठीक है, क्लियर हुआ। आज हमने बात कर ली स्वरों के वर्गीकरण की। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे जिस प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है आपका व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम व्यंजनों के वर्गीकरण की बात करने वाले हैं। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए क्योंकि हमें पटवारी बनना ही है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही। थैंक यू वेरी मच।